इतने करीबी थे कि वो उन्होंने अपने बेटे समान मान। मैं समझ में आता है कि लोगों के ऊपर उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं, कांग्रेस उसको मुद्दा बना नहीं पाई है और सीधी में मुकाबला हो रहा है ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी का। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल की संख्या में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी संसदीय सीट जहां पिछली बार रीति पाठक ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल को हराया था, जो अर्जुन सिंह के पुत्र भी हैं। अजय सिंह राहुल को हराकर वो लोकसभा में पहुंची। लेकिन इस बार बीजेपी ने रीति पाठक को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर विधानसभा में भेज दिया है, तो उनकी जगह नया चेहरा है डॉक्टर राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने भी एक नए चेहरे डॉक्टर कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिए। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको अजय मिश्रा के खिलाफ मैदान में टिकट दिए कांग्रेस ने। वहीं बीजेपी से मतलब नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले अजय प्रताप सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर बीएसपी का उम्मीदवार मजबूत स्थिति, बीएसपी का उम्मीदवार काफी संख्या में वोट लेके जाता है। सीधी सीट बेसिकली यूपी बॉर्डर से लगी हुई सीट है। एक मध्य प्रदेश का काफी रिमोट इलाका कहलाता है, पिछड़ा इलाका भी कहलाता है। तो सीधी सीट में इस बार 2024 के चुनाव में क्या वोटिंग का हाल था, किस तरह के मुद्दे थे, किसका पड़ला भारी, ये बात करने के लिए हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम पहले परिचय करा दें। रवींद्र दुबे जी से नई दुनिया के पूर्व संपादक हैं। विप्लव अग्रवाल जी जो जनपक्ष का प्रधान संपादक हैं। इसके अलावा अरविंद बिंजोलकर जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई समाचार माध्यमों से जुड़े रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रवींद्र जी से। रवींद्र जी बताइए कि सीधी को अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश में कितनी महत्वपूर्ण सीट है, वहां क्या ऐसे मुद्दे होते हैं मतलब जो चुनाव को प्रभावित करते हैं? मेरे ख्याल से जातिवाद का वहां भी काफी प्रभाव है राजनीति। देखिए, हमेशा से वहाँ जातिवाद का प्रभाव रहा और आदिवासी और जो दलित या ओबीसी जो वोटर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है वहाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो सीट की पहचान ये है कि वो चुरहट विधानसभा सीट वो उसके हाथ में आती है। और जो अर्जुन सिंह के मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे अजय सिंह राहुल अभी कभी नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। वो 2019 में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें 2,80,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पराजित किया था। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही सीधा मुकाबला हुआ, तो जीत हार का प्रतिशत 10% के आसपास रहा। हालांकि उस बार अजय सिंह राहुल नहीं लड़े थे। जो वर्तमान चुनाव लड़ रहे हैं कमलेश्वर पटेल, उनके पिताजी इंद्रजीत कुमार चुनाव लड़े थे वहां से। और इंद्रजीत कुमार एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, कभी विधानसभा चुनाव हारे नहीं। जब से चुनाव अर्जुन सिंह के इतने करीबी थे कि वो उन्होंने अपने बेटे समान मानते थे। अर्जुन सिंह का निधन हुआ तो संजीव ने बाल भी मुड़वाए थे। तो इस तरीके से हम उनका देखें कि उस परिवार से अर्जुन सिंह का परिवार और इंद्रजीत पटेल का जो कमलेश्वर पटेल हैं उनका परिवार बहुत ही ज्यादा गठजोड़ रहा। लेकिन 2019 का चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा, उसके पीछे वही बात आती है कि पुलवामा और सैनिकों का सर्जिकल स्ट्राइक, शहीदों की स्ट्राइक थी। तो 2014 में 62% वोट पड़ता और 2019 में 69.41% वोट पड़ता। इस बार वोट घट गया। देखिए, इस बात के इंतजार देखना चाहिए कि वोट घट गया। और देखो, जो आकर्षक चेहरा था, जो भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ चेहरा था, जिसे हम रीति पाठक कहते हैं, रीति पाठक ने 2014 में इंद्रजीत पटेल जैसे कद्दावर नेता को हराया था। फिर उन्होंने 2019 में अजय सिंह राहुल मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता उनको हराया और इस बार उनकी टिकट काट के विधानसभा में भेज दिया। देखिए, विधानसभा भेजा और विधानसभा जीत गई वो अलग बात, लेकिन उनको मंत्री ने बताया इस बात का असंतोष है और वो वोटों में भी दिख रहा है। जिस तरीके से प्रतिशत घटा है, ब्राह्मण उम्मीदवार देने के बाद डॉक्टर राजेश मिश्रा जो चिकित्सक हैं वो अभी भी पर्चियां चुनाव प्रचार में बांट रहे थे, दवाइयां लिख रहे थे, पेशेंट की इलाज कर रहे थे, वो चर्चित चेहरा है। लेकिन उनके बारे में देखिए, जिस तरीके से रीति पाठक की टिकट काट के उनको विधायक बनाया, मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर वहां थोड़ा सा संतोष है। दूसरा, आदिवासी में राजेश मिश्रा के बेटे के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो चर्चित आदिवासियों का पेशाब कांड है वो उसमें उनके डॉक्टर राजेश मिश्रा के बेटे का नाम आ रहा है। उनके ऊपर ये आरोप भी लग रहे थे। चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी रहा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा रहा, विधानसभा में मुद्दा रहा। हालांकि विधानसभा में इसका रिजल्ट नहीं बदल सका, देखिए वहां 7-1 का रिजल्ट रहा। और इसके बाद अब देखिए, जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं और बागी होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा। हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पिछले 3 चुनाव से 50,000 से कम वोट ले रही है, लेकिन अजय सिंह के वहां से जुड़ जाने से
एक बात देखिए, वहाँ जो वोट है ब्राह्मण ठाकुर लावी का वोट है और उसके पीछे जिसके खिलाफ 7 आदिवासी और दलित जुड़ जाता है वो जीत हासिल करता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है। देखिए अर्जुन सिंह भी यहाँ से एक चुनाव में एक चुनाव में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा लगाई और कांग्रेस के उम्मीदवार को 1500 वोट से 2007 में चुनाव जितवाया था। तो अर्जुन सिंह भी यहाँ अपनी प्रतिष्ठा लगा चुके, लेकिन ये भी सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी की। अजय सिंह राहुल जैसे कद्दावर नेता वहाँ रीति पाठक से हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने दाऊ साहब के नाम पर वोट मांगा था, दाऊ साहब के कार्यों के नाम पे वोट मांगा था। उसके बावजूद 2019 में वो 2,80,000 वोट से, लेकिन वोट प्रतिशत घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। देखिए सीधी में जो वोट प्रतिशत गिरा है वो रवीन जी को मानना कि वो उससे बीजेपी के लिए थोड़ी टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो समीकरण है वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में। तो हम विप्लव जी से पूछते, विप्लव जी बताइए, जो बड़ा चर्चित पेशाब कांड हुआ था सीधी जिले का ही था, जो राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियां बना था, जिसके लेके शिवराज सिंह चौहान ने मतलब डैमेज कंट्रोल के लिए उस आदिवासी को अपने घर पे बुलाया, पैर धोया, खाना खिलाया और बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। तो क्या ये मुद्दा जो है विधानसभा में तो असर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने अपनी सभा में भी बार बार इस बात को उठाया, आदिवासी के अपमान की। तो क्या 2024 के चुनाव में जो वोटिंग हुई अभी उस पर कुछ असर देखने को मिल सकता है उसका? देखिए सीधी की स्थिति यह है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी ये तीनों बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर हैं। इन तीनों के वोट यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अभी जैसा दुबे जी ने कहा कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनके पुत्र का भी नाम इसमें सामने आया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में अगर इसका असर होना होता तो विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखता। अब कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर जरूर रही है, लेकिन ऐसी बातचीत में समझ में आता है कि लोगों के ऊपर उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं, कांग्रेस उसको मुद्दा बना नहीं पाई है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमेशा से भाजपा पिछले कुछ समय से हमेशा ब्राह्मण प्रत्याशी पे भरोसा करती। 2009 में गोविंद मिश्र थे, वो प्रत्याशी बनाए गए थे, वो चुनाव भी जीते। 2014 में, 2019 में रीति पाठक ने यहाँ पे जीत हासिल की। रीति पाठक लगभग 3.25 लाख वोट से यहाँ पे चुनाव जीती थी। और उसके बाद पहली बार ये हुआ है कि अब कमलेश्वर पटेल ओबीसी है, तो कांग्रेस ने उनके ऊपर दांव खेला है। तो ये पूरा जातिगत समीकरणों पर चुनाव है। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इस पेशाब कांड का कोई मतलब निकलने वाला है। यहाँ पर पेशाब कांड का जो आरोप है केदारनाथ शुक्ला जो विधायक थे उनके किसी मतलब समर्थक पर लगा था, ये सीधा सीधा राजेश मिश्रा का नाम नहीं आता, और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के केदार शुक्ला का टिकट भी काट दिया। जी हाँ, उनका टिकट भी काट दिया था। और उसके बाद वहां से अभी विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत इनको हासिल भी हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई पेशाब कांड का ज्यादा असर मतदाताओं के ऊपर हो रहा है। और वैसे भी सीधी जो है पिछले लगभग 3-4 चुनावों से बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग होल्ड वाली सीट है। और अभी भी वहां पे माहौल मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस जीती नहीं है। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वहां पर भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। और ये जो मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस अच्छा मुद्दा बना सकती थी, वो मुद्दा बना नहीं पाई है। जनमानस पे राष्ट्रीय मुद्दों का ज्यादा असर है, तो जो भी वोट पड़ने वाले हैं वो इन मुद्दों पे ज्यादा पड़ने वाले हैं। तो देखिए राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सीधी के लिए बनस्बत जो आदिवासी अत्याचार या आदिवासी अपमान की बात है। लेकिन फिर भी जो सीधी सीट है उसमें जाति समीकरण कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो हम अरविंद जी से पूछते हैं कि ये जो सीधी सीट है बेसिकली विंध्य की एक महत्वपूर्ण सीट है, उसकी बॉर्डर जो है वो यूपी से लगता है, और इसके अलावा सिंगरौली जो मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है मध्य प्रदेश का, कह सकते हैं उसको, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी लगा हुआ, मजदूरों का भी बड़ा वहां पर मुद्दा होता है उनकी जो होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो दोनों पार्टियों ने अपने नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वहां असरकारक होंगे? देखिए आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। विंध्य क्षेत्र में 4 सीट आती हैं, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल। शहडोल तो चूंकि ट्राइबल रिजर्व सीट है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, तो अब बची 3 सीट। तो 3 सीट में सतना के ऊपर में मुकाबला हो रहा है ओबीसी वर्सेस ओबीसी, रीवा में मुकाबला हो रहा है ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण, और सीधी में मुकाबला हो रहा है ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी का। तो यहाँ पर जो है मुकाबला, एक तरफ ब्राह्मण चेहरा है डॉक्टर राजेश मिश्रा, दूसरी तरफ कमलेश्वर पटेल हैं जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, इंद्रजीत पटेल उनके पुत्र हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सिहावल, वहां से वो अभी 2023 का विधानसभा चुनाव विश्वामित्र त्रिपाठी जी से हार गए थे।
उसके बावजूद उनको फिर जो है, जैसे गणेश सिंह सतना से चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको लोकसभा में बीजेपी ने रिपीट किया। ऐसे ही कांग्रेस ने ये सिहावल से चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उनको रिपीट किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, रीति पाठक 2 बार से वहां पर सांसद थी, 2014 2019 दोनों में सांसद थी। तो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को उतार के वो फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर लिया। तो सामने से कांग्रेस को भी कुछ इसी तरह का जो है वो कैंडिडेट प्लेस करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी विकल्पहीनता की स्थिति में कमलेश्वर पटेल को मौका दिया गया है, या कमलेश्वर पटेल जो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में, जो उनकी पारंपरिक रूप से उनके परिवार की सीट मानी जाती रही है, पहले इंद्रजीत पटेल उसके बाद कमलेश्वर पटेल उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, वहां से चुनाव हार गए। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की जो सरकार बनेगी उसमें विंध्य का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। लेकिन उस हिसाब से विंध्य क्षेत्र ने कांग्रेस को रिवार्ड नहीं किया। तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण वहां पे जरूर है, लेकिन उनका चुनाव परिणामों के ऊपर में उतना असर पड़ेगा नहीं। और जो बार बार कहा जाता है कि विकास के ऊपर में या डेवलपमेंट के ऊपर में चुनाव नहीं होता, तो मुझे लगता है कि रीवा और सीधी ऐसी सीटें हैं जहां पे काफी विकास हुआ है। मैंने सीधी को ऐसी स्थिति में देखा है कि जहां पर सीधी बिल्कुल आइसोलेटेड, मतलब जैसे कोई आइलैंड होता है, इस तरह की स्थिति थी। वहां कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं था। वहां रेलवे लाइन अभी भी नहीं है। अभी जो ललितपुर से सिंगरौली वाया सतना रेलवे लाइन डल रही है, उसका काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा जो रीवा से जो सिंगरौली को रोड जाती है, वो टनल बना है एक्वाडक्ट के साथ। तो काफी काम वहां पे ऐसे विकास के हुए हैं जो सीधी के लोगों को दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद उसके ऊपर ही ज्यादा वोट होगा बजाय जातिवाद के। तो देखिए, अरविंद जी का कहना है कि जो सीधी है उसमें भी विकास की जो है, मतलब बीजेपी का जो एजेंडा होता है, डबल इंजन सरकार का जो टैग लाइन है, उसके तहत विकास की जो बात है, सीधी में काफी काम हुआ है, तो उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। तो हम अब शुरुआत करते हैं एग्जिट अपने पोल की। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो उनको क्या लगता है कि जो सीधा सीधा मुकाबला, कांटे की लड़ाई है, या किसी एक पार्टी की तरफ सीधा चुनाव जाता दिख रहा है? तो रवीन जी से पूछते हैं। रवीन जी बताइए, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, सीधी में कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, ऐसे आंकड़ों में देखें, वोटें लगातार चुनाव देखें, तो उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन 2007 का उदाहरण देखना चाहिए जब अर्जुन सिंह जिंदा रहते हैं। पूरी सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रहती है, मुख्यमंत्री से पूरा मंत्रिमंडल वहां चुनाव में रहता है। वोट फॉर कैश में वहां के मौजूदा सांसद को निष्कासित कर दिया जाता है, संसद से इस्तीफा ले लिया जाता है, और वहां चुनाव होता है। वहां जो 58% वोट पड़ता है, 58% वोट पड़ता है, और वहां कांग्रेस 2000 से कम वोटों से जीती है, लेकिन वहां कांग्रेस जीत जाती है। तो 2007 का इलेक्शन बता रहा हूँ, तो कम वोटों से थोड़ा सा कांग्रेस को वहां आज दिख रही है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जनाधार है, और जो विकास की बातें की जा रही है, जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, उसके साथ राम मंदिर, सनातन, तमाम मुद्दे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। मतलब आप सीधे सीधे राजेश मिश्रा की तरफ हैं अभी? जी जी बिल्कुल। तो मतलब राजेश मिश्रा लग रहा है कि जीतने जीत दिख रहे हैं। जाएंगे। तो देखिए, रवीन जी को लग रहा है कि राजेश मिश्रा, डॉक्टर राजेश मिश्रा जो चुनाव, अभी माहौल इतना अच्छा या ऐसा परिवर्तित नहीं हुआ कि कांग्रेस के फेवर में जाए, तो राजेश मिश्रा के साथ जाते दिख रहे हैं। विप्लव जी से पूछते हैं, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है सीधी के लिए? देखिए, सीधी को इस ढंग से प्रचारित किया गया है, या कांग्रेस जिन सीटों से आशा लगा के रखी, उनमें से एक सीधी या दूसरी कुछ सीटें हैं शहडोल, सतना, इन सब में से कांग्रेस को बहुत आशा है। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा कि सीधी जो है बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है, और बीजेपी अपनी हर बात को, चाहे वो डबल इंजन सरकार की बात हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, राम मंदिर हो, या फिर धारा 370 की बात हो, या राज्य सरकार द्वारा विकास की बात हो, यह हर चीज को बहुत अच्छे से जनता तक पहुंचा पाई है, और कांग्रेस इसमें विफल रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पर डॉक्टर राजेश मिश्रा बहुत आगे हैं, और वो अंत में चुनाव वही जीतेंगे। तो मेरे दूसरे पैनलिस्ट विप्लव जी भी कह रहे हैं कि राजेश मिश्रा बहुत आगे अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले, और बीजेपी वहां पर 4 जून को नतीजों में आगे बढ़त लेती दिखेगी। अरविंद जी से पूछते हैं। अरविंद जी बताइए कि आपका 4 जून के हिसाब से सीधे के लिए क्या एग्जिट पोल है? नहीं, सामान्य तौर पे कहा जाए तो लगता है बीजेपी आगे है वहां पे।
और भाजपा का संगठन भी मजबूत है, उन सारे हिसाब से तो बीजेपी आगे दिखती है। लेकिन एक चीज जो वहां पे थोड़ा कचोटती है या जो थोड़ा सोचने के ऊपर मजबूर करती है, वो ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है वो 2019 के मुकाबले वो सबसे ज्यादा सीधी सीट के ऊपर में है। सीधी सीट के ऊपर में इस बार केवल 56-57% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले बार से करीबन 12-13% कम है। तो वो सोचने के ऊपर मजबूर करती कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं होता कि मजदूरी करने वहाँ के लोग ज्यादा जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो इस वजह से वोटिंग तो नहीं गिरी की एक अनुमान? नहीं, 2019 का चुनाव भी इन्हीं मई जून के महीने में, मतलब मई के महीने में हुआ था। महीना ठीक है, लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी तो मुद्दों का उभार ज्यादा था कुल मिला के, ये कह सकते हैं। तो उसके लिए वहाँ मजदूर वोट डालने वापस सीधी आए थे और इस बार नहीं आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी। या इसके लिए कह सकते हैं कि जो संगठन है दोनों पार्टियों की, उनकी भी कमजोरी है कि वोटर को बाहर नहीं निकाल पाए। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। आफ्टर ऑल जो है वो वोटर को मतदान बूथ तक के ले जाना कहीं ना कहीं पार्टियों या कैंडिडेट का जो ऑरा होता है उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। तो यूं तो डॉक्टर राजेश मिश्रा जो हैं वो साफ स्वच्छ छवि के आदमी हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और उनको जो बीजेपी ने प्लेस किया है उसका कारण ही ये था कि उनकी छवि निर्विवाद थी, जबकि रीति पाठक को वहां से जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते हटाना था और केदारनाथ शुक्ला जो है वो डिसिडेंट कैंडिडेट थे वहां से, तो वो ब्राह्मण समीकरण को भी मेंटेन करना था, तो उस हिसाब से डॉक्टर राजेश मिश्रा को फील्ड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कमलेश्वर पटेल है, मान लीजिए बीजेपी अगर वोटर कम लेकर के आई है तो अभी जीतने का मतलब, पहले से तो वो सीट बीजेपी के हाथ में थी, तो जीतने का ज्यादा बर्डन तो जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर में था, तो उनको जो है वो वोटर्स लेके आने थे। लेकिन शायद दोनों ही तरफ से नहीं हुआ, मुझे लगता है ताली दोनों हाथ से बजती है, तो दोनों ही तरफ के वोटर कम आए होंगे। फिर भी मुझे लगता है कि वहां पे भाजपा का पड़ला भारी है। एग्जिट पोल मतलब आपका जो 4 जून के हिसाब से भाजपा का पड़ला भारी है, राजेश मिश्रा जीतते दिख रहे हैं। जी जी। तो देखिए, हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय में बीजेपी जो है सीधी सीट पर 3-0 से मतलब इनके मुकाबले बढ़त लेती दिख रही है। मतलब इसका साफ साफ कहना है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंच सकते हैं और सीधे के विकास का दायित्व अब उनके ऊपर आ सकता है। लेकिन जो भी हो, नतीजा तो 4 जून को आएगा। हम देखते हैं कि सीधी संसदीय सीट पर जनता किसको सिरमौर बनाती है, कौन जीतता है और कौन हारता है।